हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, इतिहास में कुछ घटनाओं को बहुत महत्व मिलता है, जबकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रही होती हैं, पर वो जगह हासिल नहीं कर पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ बक्सर की लड़ाई की। दोस्तों, प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई में मात्र 7 साल का अंतर है। प्लासी की लड़ाई 1757 जबकि बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई। इतिहास में प्लासी की लड़ाई का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, जबकि बक्सर की लड़ाई कहीं छुपे हुए पन्नों में है। प्लासी की लड़ाई के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बक्सर की लड़ाई उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों रही, चलो समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बक्सर का युद्ध समझने के लिए आपको पहले प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि को समझना होगा। प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। सेना कम होने के बावजूद भी ये लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीती, क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को अपने से मिला लिया, जिसके चलते सेना का एक बहुत बड़ा हिस्से ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया और बिना किसी रण कौशल दिखाए ईस्ट इंडिया कंपनी ये युद्ध जीत गई और बंगाल के नवाब की गद्दी पर उन्होंने गद्दार मीर जाफ़र को बिठाया, जो अंग्रेज़ों की कठपुतली बना रहा। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों पर खूब धन लुटाया, उनके तरीक़ों से चला, पर प्रशासन को नहीं संभाल पाया। बंगाल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, खजाना खाली होते जा रहा था। इन सब का जिम्मेदार अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को माना और उसे नवाब की गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। इसके चलते मीर कासिम से 1760 में संधि भी की गई, जिसके तहत मीर कासिम ने 5 लाख रुपए और वर्धमान, मिदनापुर, चंदगांव के ज़िले कंपनी को सौंप दिए। इसके बाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम ने खाली हुए राजकोष, बागी सेना, विद्रोह, जमींदार जैसी समस्याओं का हल निकाल लिया और अपनी कुशलता का परिचय दिया। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली ताकि अंग्रेज़ों का दखल कम हो पाए। उसने दस्तक पारपत्र का दुरुपयोग रोकने के लिए चुंगी ही हटा दी। देखा जाए तो यही वो चीज़ थी जिससे अंग्रेज मीर कासिम से काफ़ी नाराज़ हुए। अब हम समझते हैं कि ये दस्तक पारपत्र क्या था। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक पारपत्र जारी करती थी, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों को ये अधिकार मिल जाता था कि वे बिना चुंगी या कर के व्यापार कर सकें। मीर कासिम ने देसी व्यापारियों को भी चुंगी न देने की छूट दे दी, जिससे अंग्रेज़ों ने इसे अपने विशेषाधिकार का हनन माना और युद्ध आरंभ किया। 1764 में बक्सर के युद्ध से पहले भी काफ़ी छोटे छोटे युद्ध हुए। कटवा, गिरिया, उदोनला, जिसमें मीर कासिम अंग्रेज़ों से हार चुका था और नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। बंगाल से भागकर वह अवध पहुंचा और वहां के नवाब शुजा-उद-दौला से मुलाकात की। शुजा-उद-दौला उस समय सबसे शक्तिशाली नवाब था। मीर कासिम ने धन और बिहार के प्रदेश के बदले उससे ये सहायता प्राप्त की और बाद में मुगल सम्राट शाह आलम को भी अपने साथ कर लिया। तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की। युद्ध की तैयारियां शुरू की गई, रणनीतियां बनाई गई। मीर कासिम की किसी भी कीमत पे ये युद्ध जीतना चाहता था। इस युद्ध के लिए बक्सर का मैदान चुना गया। अंग्रेज़ों की तरफ से 10,000 सैनिक मैदान में उतरे और उनका नेतृत्व करने वाला सेनापति था कैप्टन मुनरो, जबकि मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना 40,000 थी। देखा जाए तो ये एक तरफा युद्ध होना चाहिए था, पर आपको क्या लगता है, क्या अंग्रेज इन सब से अनभिज्ञ रहे होंगे? नहीं, उन्हें पता होगा कि तीनों की सेना मिलाकर इनकी सेना से कहीं ज़्यादा होगी, इसीलिए उन्होंने पहले से ही इस चीज़ से निपटने की तैयारी कर ली थी। दोस्तों, देखा जाए तो किसी भी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं थी कि भारत देश को जीत पाए, लेकिन जब गद्दार घर के ही हों तो ये चीज़ तो होनी ही थी। अंग्रेज़ों ने पहले से ही अवध के नवाब के सेना के कुछ अधिकारियों असद खां, साहूमल, जैनुल को लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। घमासान युद्ध शुरू हुआ। मीर कासिम की सेना ने अंग्रेज़ों को मारना शुरू किया। टक्कर का युद्ध चल रहा था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अवध के नवाब के जिन
लोगों को अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिला लिया था, वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने लगे। जो मुग़ल सैनिक कुछ देर पहले अंग्रेज़ों पर भारी पड़ रहे थे, कुछ देर बाद वो अपनी जान बचाते दिख रहे थे। सेनाएँ आपस में बिखर गई थी और 3 घंटे के अंदर ही अंग्रेज़ों ने ये युद्ध अपने नाम कर लिया। शाह आलम तुरंत ही अंग्रेज़ों से जा मिला और संधि कर ली। मीर कासिम भागने में कामयाब रहा, वह दिल्ली चला गया और कहा जाता है वहीं पर रहते हुए 1777 के आसपास उसने अंतिम सांसें ली। शुजाउद्दौला अंत तक लड़ता रहा, परंतु वो युद्ध का परिणाम बदल नहीं सका। अंततः उसे भी अंग्रेज़ों के आगे अपने हथियार डालने पड़े। दोस्तों, इस युद्ध के जो परिणाम निकले ना, वो बहुत भयंकर थे, चूँकि अंग्रेज़ इस समय तीनों लोगों की संयुक्त सेना को हरा चुकी थी, तो इससे वो अपने आप को काफ़ी शक्तिवान मानने लगे और इस युद्ध को हारने के तहत जो संधियाँ हुई, उसका परिणाम भारत की आने वाली पीढ़ियों ने भुगता। शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत उड़ीसा, बंगाल, बिहार का राजस्व और दीवानी कंपनी के हाथों में चली गई। अवध के नवाब को 60 लाख रुपए युद्ध में हुए नुकसान के हर्जाने के रूप में देने पड़े। इलाहाबाद का किला और कड़ा का क्षेत्र छोड़ना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को वापस गद्दी पर बिठाया और मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसके बेटे नज़्म-उद-दौला को नवाब की गद्दी पर बिठाया, जो उनकी कठपुतली बनकर रहा। बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया, यानी बंगाल में दीवानी और भू राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में रखा और प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर रखा, जिसके तहत बंगाल में काफ़ी अस्थिरता फैल गई और 1770 में एक स्थिति ऐसी आई कि बंगाल में अकाल पड़ गया और लगभग 1 करोड़ लोग उसकी बलि चढ़े। इसीलिए दोस्तों, इस युद्ध को कम नहीं आंका जा सकता है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में